मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं जिस बच्चे से आपको मिलाने जा रहा हूँ ये वो बच्चा है जिसने 12वीं भी 2 साल में पास की, बीटेक 5 साल में पास की। आप समझ सकते हैं एक बच्चा ऐसे अंधकार में चला गया जिस अंधकार से बाहर आना लगभग लगभग असंभव हो जाता है, और लाख में कोई एक बच्चा होता है जो इस अंधकार से बाहर निकलता है और अपने जीवन को एक नई दिशा देता है। मेरे दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं गौरव मिश्रा जी के बारे में, जो ऐसी ही परिस्थितियों से निकले, जो 12वीं क्लास में 2 बार फेल और बीटेक 5 बार में किया। 12वीं 2 बार में की था। 12वीं 2 बार में हुई है और बीटेक 5 साल में कम। जिसने 12वीं 2 बार में की और मेरे बच्चे बीटेक 5 साल में पूरी हुई। तो आइए मेरे बच्चे, स्वागत है गौरव मिश्रा जी का। तो गौरव भाई, ये बता कि संधकार से बाहर निकला कैसे? सर, मैं जैसे कि 12th में एक ख़राब बच्चा था। उस समय मुझे लगता था कि मैं करूँगा क्या, मुझे पता ही नहीं था। मुझे बस ये था कि एक रात पहले पढ़ो और जा कर के एग्ज़ाम दे दो। फिर जो है 12th इस तरह से 2 बार में पास हुई। और जब बीटेक में आया तो बीटेक का एडमिशन मैंने दिल्ली में लिया। अच्छा। प्राइवेट कॉलेज में लिया। मुझे उस टाइम ना AIEEE का पता था, ना मुझे IIT का पता था, क्योंकि उस तरह से परिवेश में रहे कि गाइडेंस भी नहीं मिली कभी, ना मुझे पता था। और पता भी चलता तो ये नहीं पता था कैसे आगे बढ़ना है। तो किसी दोस्त के थ्रू मुझे प्राइवेट कॉलेज में एक एडमिशन मिल गया। और फिर मैं यहाँ पर आया तो मैं यहाँ दिल्ली के परिवेश में और बिगड़ना शुरू हो गया। अच्छा। हाँ। और अच्छा, बिगड़ा कैसे? लड़कीबाजी के चक्कर में कि नशे में? ये सब चीजें होती हैं। लड़का जो एक बिगड़ा हुआ लाइफ का आप सोच सकते हैं, वो सब और वो भी चीजें थी। यूपी का लड़का। हाँ, वो सब चीजें आप सोच सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। तो वो सब कुछ अच्छा, मैंने तो जिसके चक्कर में बिगड़ा हुआ अभी साथ है कि कहीं और है? ये तो ऑब्वियसली होता है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। लेकिन इसके लिए मैंने नहीं किया कि मैं इंतकाम दिखाना चाहता हूँ किसी को। मुझे खुद की फैमिली को सिक्योर करना था। अच्छा, ये तुझे महसूस कब हुआ कि मतलब इतना शैतान आदमी, हाँ, और उसको पढ़ना है और सीरियस होकर पढ़ना और जॉब वही लेना, मैं ये बता महसूस रहा हूँ। कब हुआ? जैसे कि मैं जब दिल्ली में पढ़ना शुरू किया बीटेक, तो बीटेक में मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, मैं घूमता फिरता था इधर उधर, जैसे दोस्तों के साथ टाइम पास करता था। और जब भी एग्ज़ाम आता था तो उसके 1 हफ्ते पहले पढ़ाई करके निकालना है एग्ज़ाम। तो उसमें भी मेरे बैकलॉग्स लग जाते थे, क्योंकि भाई जब पढ़े ही नहीं हो। दूसरी चीज़, मैं हिंदी मीडियम से आता था और बीटेक में होती थी इंग्लिश में पढ़ाई। तो मुझे उस समय टुगेदर का मतलब भी नहीं पता था कि साथ होता है। अच्छा, ये बता कि शादी हो गई कि नहीं हो गई? तो सर सुनिए, ये बात अच्छी है। तो उस टाइम मैं क्या हुआ कि जो भी मेरे दोस्त बने, जैसे दिल्ली में रहने वाले जो थे वो काफ़ी रिच थे, तो उनके परिवेश में मैं रहने लगा। तो उनकी लाइफस्टाइल अलग थी। तो मैं पहले तो उस लाइफस्टाइल को एंजॉय करने लगा। 4 साल हो गए। फिर 5वां साल जब आया, जब बीटेक ही नहीं कंप्लीट हुई, 4 साल में होती है, तो 5वां साल आया तो फिर लगा कि यार यहाँ तो प्लेसमेंट भी नहीं होता कॉलेज में, उसके बाद करेंगे क्या। और ऐसी लाइफस्टाइल जी लिए थे कि नीचे जाना तो सोच भी नहीं सकते थे। लगता था कि अगर नीचे जाएंगे तो रह भी नहीं पाएंगे। और उस टाइम पे मुझे लगा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज जो मैं लाइफ जी लिया हूँ उससे मैं नीचे चला जाऊँगा। तो फिर मैंने उस टाइम पे क्या हुआ था कि सर, मैं जैसे प्रयागराज से दिल्ली आया था, तो मेरे सारे दोस्तों को पता कि मैं प्रयागराज नहीं रहता, दिल्ली रहता हूँ, स्कूल टाइम वाले फ्रेंड्स। तो उनसे मेरा संपर्क लगभग टूट गया था। और यहाँ कॉलेज वाले फ्रेंड्स सर्कल जो थे, उनसे मैंने बता दिया कि मैं जा रहा हूँ प्रयागराज। जब मुझे पता चला कि मुझे कुछ करना है, तैयारी करना है या कुछ ऐसा डिसाइड हुआ, तो मैंने यहाँ अपना नंबर चेंज कर दिया और मैंने बता दिया कि मैं जा रहा हूँ प्रयागराज। और उसके बाद फिर संपर्क टूट गया, तो मैंने अपने आप को पढ़ाई में डाल दिया। और फिर एक ऑफलाइन कोचिंग मैंने पता करी। मैं एसएससी की तैयारी शुरू किया हूँ, यूट्यूब से शुरुआत किया, फ्री के लेक्चर्स उसमें होते थे। फिर मुझे लगा यार कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, तो मैं सुबह उठता नहीं था, 9-10 बजे सो करके उठता था। मुझे लगा यार इस तरह से तो नहीं होगा। तो फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। उत्तम नगर में एक प्राइवेट कोचिंग थी, ऑफलाइन। तो मैंने 1 महीना मैं वहाँ जाना शुरू किया। सुबह का मैंने बैच लिया 7 बजे का, ताकि मैं सुबह 6 बजे उठ पाऊँ। दूसरी चीज़ की, जब मैं वहाँ गया था रिसेप्शन में, उन्होंने, मैडम ने पूछा कि हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहोगे कि इंग्लिश मीडियम से, क्योंकि एसएससी की तैयारी थी तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती थी। तो मैंने देखा था कि सब्जेक्ट इसमें इंग्लिश भी है, और इंग्लिश तो मेरा वीक था। तो मुझे लगा कि यार इससे भागना तो नहीं है, यदि सिलेक्शन लेना है तो इसको अपनाना पड़ेगा। और ये लैंग्वेज है, ये जब तक आप इसको अपने अंदर ढालेंगे नहीं, ये आने नहीं वाली। तो मैंने उनसे कहा इंग्लिश मीडियम से पढ़ूंगा। तो फिर मैं उनको ज्वाइन कर लिया, और 1 महीने तक मैं रेगुलर उठना शुरू किया 6 बजे से।
तो 6 बजे उठता था, 11 बजे तक की कोचिंग होती थी। तो रेगुलर जाने लगा, तो मेरी हैबिट बन गई उठने की। और फिर मेरे अंदर ऐसी फायर लगी थी कि मैं जब 11 बजे आता था तो मैं खा के नहा करके रात के 11-12 बजे तक पढ़ता था। तो शुरुआत में बहुत अच्छी फायर लगा कि जो है अब तो कुछ करना ही है। फिर हुआ क्या कि सर उस टाइम एग्ज़ाम टल गया, CGL का एग्ज़ाम देना था कोविड के चक्कर में। नहीं, 2018 की बात अच्छा, है। 2018 ये था कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा, मैं फरवरी में ज्वाइन किया था। तो मैं जुलाई टारगेट करके चला कि इस 4-5 महीने में तो खंबा गाड़ देना है। लेकिन फिर एग्ज़ाम टल गया कि सितंबर या अक्टूबर में होगा। तो मुझे लगा कि अब 2-3 महीना मिल गया, मैं वहीं पे रिलैक्स हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये गलती है मेरी। फिर उसके बाद मैं पढ़ना लेकिन चालू रखा, लेकिन होता नहीं था कि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहते थे। मोबाइल में यूट्यूब चला लिया, आप यूट्यूब देखते रह गए, मूवी देखते रह गए। लेकिन फिर जब उसी दौरान ऐसी घटना भी लव स्टोरी वाली भी घटी थी थोड़ा, तो फिर उसमें भी मैं हुआ इंटरेक्ट थोड़ा उनसे। फिर लेकिन फिर चीज़ें ख़राब हुई, तो फिर एग्ज़ाम आ गया। अब जब मैं प्री का एग्ज़ाम दिया तो मेरा एग्ज़ाम बहुत ख़राब हुआ। अच्छा। मुझे लगा कि यार मैं इतना पढ़ता था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा प्री एग्ज़ाम बेकार हुआ। तो फिर मैं आया, मैं कहा यार ये सब चीज़ तो गलत लग रहा। तो फिर मैंने अपने आप को फिर और मोटिवेट किया किसी तरह, और फिर 2019 के लिए तैयारी किया। 2019 में मेरा प्री में 175 नंबर था 200 में से। तो मुझे ये हुआ कि 175 नंबर तो बहुत हो गया, अब लगता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। मेरा एक्चुअली एम था CBI सब इंस्पेक्टर। अच्छा। हाँ, मैं CGL की तैयारी CBI सोच के ही किया था। फिर जब 175 नंबर आया, और उस टाइम 10 मार्च की बात है ये 2019 की, और मैं चला गया घर। होली थी बीच में, उसी दौरान उसी हफ्ते में होली थी। तो होली मनाने के लिए जब घर गया, तो उसी दौरान फिर कोविड की अफवाह उड़ रही थी कि कोविड आ रहा है, कुछ ऐसा कोरोना आ रहा है, चाइना में चल रहा है। बिल्कुल। और फिर जब मैं 1 हफ्ते वहाँ बीता, होली हो गई, तो उसके बाद अनाउंसमेंट हो गया मोदी जी का कि लॉकडाउन होगा 1 दिन का। तो फिर मैं समझ गया, और न्यूज़ वगैरह देखता ही था, करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत देखता था। तो पता चल गया कि लंबा लॉकडाउन लगेगा, विदेशों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कोरोना। तो फिर वहीं पे रह गए। फिर दिल्ली की टिकट कैंसिल कर दिए, मैं दिल्ली में रहता था, तो कोचिंग वगैरह नहीं करता था। फिर मैंने 1 महीने कोचिंग किया था बस। फिर यूट्यूब से आपके भी लेक्चर्स देखता था, जैसे फ्री वाले आपके भी बहुत सारे हैं, और भी जो टीचर्स हैं उनके भी फ्री वाले बहुत सारे हैं। तो जब आपके अंदर आग रहती, फायर रहती, तो आप चीज़ों को ढूंढ लेते और मिल जाती है। मिल भी जाता है। सभी बड़े टीचर्स ने डाल रखा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपके अंदर अगर फायर नहीं है तो आप ढूंढते हैं, मतलब सोचेंगे कि कहाँ मिलेगा, आप कोचिंग का सहारा लेंगे या ऐसा। आपके अंदर जब पढ़ने की इच्छा ही नहीं है तो आप करेंगे भी नहीं। और अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप फिर किताब भी ढूंढ लेंगे, आप सिलेबस भी ढूंढ लेंगे, आप मॉक टेस्ट भी ढूंढ लेंगे, सारी चीज़ें आप अपने से कर लेंगे। तो फिर वहाँ जब गए, कोरोना चालू हुआ, तो फिर रिलैक्स हो गए। अब 175 नंबर था, इसका मतलब अगर 150-150 भी ला लेते तो सिलेक्शन था। दोनों उस समय इंग्लिश और मैथ्स होती थी। तो लेकिन फिर वहाँ रिलैक्स हो गए। अब गांव के जितने लोग बाहर रहते थे सब गांव में आ गए कोरोना की वजह से। वहाँ क्रिकेट चालू हो गया। अब रोज़ लोगों से मिलना, दोस्तों के बीच रहना, क्रिकेट खेलना, टाइम ख़राब हो गया, डिस्ट्रैक्शन हो गया। फिर उसके बाद एग्ज़ाम डेट टल गई। ये हुआ कि अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम डेट का कुछ पता नहीं रहता था कि कब होगी। ये होता था कि अनाउंसमेंट होगा तो फिर तैयारी करेंगे। फिर उसके बाद एग्ज़ाम डेट आई थिंक अगस्त या सितंबर में अनाउंसमेंट हुआ कि नवंबर में एग्ज़ाम है, जब वो 18 और 15-16 नवंबर वाला एग्ज़ाम हुआ था। 2019 वाला 20 में हुआ था। तो जो है 18 नवंबर में नहीं, मेरा 16 नवंबर में पड़ा था। तो 15 और 16 नवंबर हार्ड आया था, 18 नवंबर वाला इजी आया था। तो मैं धराशायी हो गया जब मैं 16 नवंबर को गया देने। तो मैं उस दिन बहुत रोया कि इतना अच्छा, इतनी मेहनत करने के बाद 175 नंबर, मैं सपने क्रिएट हो गए थे मेरे मन में कि अब मैं पा जाऊंगा। और मैंने घर पे भी बता दिया था कि नंबर अच्छे आए हैं, और उनको भी उम्मीद हो गई थी। फिर उसके बाद यही होता है कि जब आग लगती है तो उस आग को रॉकेट में डालो, ना कि उस आग से आप खुद धराशायी हो जाओ। मैंने उसको रॉकेट में डाला और उसको उड़ाने की सोचा कि उस आग का इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने मतलब लगातार पढ़ा, मैं सोता नहीं था, मैं 4-5 घंटे सोता था, क्योंकि मैं इतना इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि मैं पढ़ने वाला नहीं था।
जैसे मुझे ये भी नहीं पता था कि A+B+C = 180 डिग्री तीनों का मतलब मैं सोच रहा था कि मैं पास कैसे हुआ था, मैं 10th 12th कैसे किया, मैं ग्रेजुएशन में कैसे पास हो गया। मैं जब तैयारी करना शुरू किया मुझे पढ़ाई भी अच्छी लगने लगा कि यार ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। जैसे हर चीज़ आप जब जनरल नॉलेज पढ़ते हैं तो आपको अकबर के बारे में पता होना चाहिए। पता होगा तो आप जब प्रयागराज में अकबर फोर्ट है, जब आप उसके पास जाएंगे तो उसको बारीकी से देख पाएंगे। तो मुझे जीके भी अच्छी लगने लगी, मैथ्स भी मुझे अच्छी लगने लगी, और इंग्लिश तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया था। तो तैयारी करते रहे। फिर एक समय आया कि जैसे कि सीजीएल का भी मेंस था और एनटीपीसी का भी मेंस था। तो अब मुझे वहाँ पे डिसाइड करना था कि मैं किस में जाऊँ। तो मुझे लगा कि यार एनटीपीसी से मुझे प्रयागराज मिल जाएगा जो कि मेरा होम टाउन है, और सीजीएल से कुछ डिसाइडेड नहीं था कि कौन सी पोस्ट में होगा, कितने नंबर आएंगे। और जब मैं मॉक देता था तो सीजीएल में मेरा एक एवरेज स्कोर आता था, मतलब उस पे उम्मीद नहीं हो रही थी इतनी ज़्यादा। हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। और आरआरबी एनटीपीसी में मैं टॉपर्स में, जैसे मॉक जब आप दीजिए तो उसमें लिस्ट आती है कि आपकी रैंक कितनी आई, आपकी परसेंटाइल कितनी बनी। तो वो परसेंटाइल ऐसी थी, लगता था कि सिलेक्शन तुरंत हो जाएगा। तो मुझे लगा यार ये सब साइड करो, सीजीएल वगैरह और सीएचएसएल वगैरह, आरआरबी एनटीपीसी पे फोकस करते हैं। तो मैं जो हम लोगों का ग्रुप था, 8 लोगों का ग्रुप था, टेलीग्राम में बन गया था पढ़ते पढ़ते। तो वो 8 लोग आज पूरे लोग सेलेक्टेड हैं। तो रेलवे में? हाँ, नहीं रेलवे नहीं, कुछ सीजीएल में है, कुछ एसआई यूपीएसआई में है, कुछ आरबीआई में है, और मैं रेलवे में हूँ। तो हुआ ये कि उन लोगों से मैंने बोल दिया कि अब मैं सीजीएल की नहीं कर रहा हूँ, मैं आरआरबी एनटीपीसी की कर रहा हूँ। और उनमें से कोई भी नहीं पास हुआ था आरआरबी एनटीपीसी के लेवल 1 में। तो फिर सीबीटी 1 में तो मैं अपनी चीज़ों को साइड कर लिया। मैं कहा सिर्फ मैथ्स पढ़ने आऊँगा तुम लोग के साथ। टेलीग्राम में जब कुछ डाउट होता था तो मैथ्स के लिए उसमें भेजता था। तो मैं जीके की तैयारी, एसएससी वाले एक्चुअली जीके नहीं पढ़ते थे पहले, क्योंकि जीके 25 क्वेश्चन आते थे। तो आप आरआरबी एनटीपीसी देना है तो आपको जीके अच्छी आनी चाहिए, तभी आपका सीबीटी 2 में सिलेक्शन होगा। तो मैं फिर जीके पढ़ना शुरू किया। मैथ्स तो मुझे आने लगी थी, रीजनिंग भी रेलवे के लेवल की आने लगी थी। फिर मैंने जीके में अपने आप को डाल दिया और फिर सिलेक्शन हो गया। तो मिश्रा जी कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर प्रयागराज का रहने वाला हूँ, होम टाउन प्रयागराज है मेरा। हाँ, तो वहाँ के लड़के तो बड़े शैतान होते हैं। तो ये बताओ कि अगर ट्रेन के आगे कोई लड़की हाथ दे देती है सुंदर सी, तो ट्रेन रोक देते हो कि नहीं? नहीं सर, अथॉरिटी नहीं है रोकने की। वैसे मन करता है, इमरजेंसी हो, लाल झंडा दिखा देगी तो रोक देंगे। तो आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? नहीं सर, ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं? परमिशन भी नहीं है इस तरह से। अच्छा, मुझे एक चीज़ भी ये बताना कि जब मैं अपने सवाल ले रहा हूँ मन के, ये मोदी जी के मन की बात है कि जब हम छोटे थे तो पहली बार जब मोटरसाइकिल हाथ आई तो ऐसा मन करता था इसके कान पकड़ के खींचे जाओ, भगाओ भगाओ भगाओ, और तेज भगाओ और तेज भगाओ। तुम्हारा जी नहीं करता ट्रेन को खींचम खींचे ले जाया जाए 150 की स्पीड पे, 200 की स्पीड, या भागती नहीं है ट्रेन इतनी? नहीं सर, एक्चुअली हर एक सेक्शन की स्पीड डिसाइडेड होती है, और ट्रेन चलाने का काम लोको पायलट का होता है। स्पीड ट्रेन मैनेजर्स डिसाइड करते हैं। तो हर एक ट्रेन का लोड के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग स्पीड डिसाइड होती है। अच्छा, तो उसमें अगर बढ़ा ले तो दिक्कत आ जाती है? बढ़ा सकता ही नहीं, हम लोग को सुपरवाइज के लिए रखा गया है। यदि वह स्पीड से अपनी ज़्यादा जाता है तो उसकी नौकरी भी जा सकती है, लोको पायलट की नौकरी जाती है। लेकिन ये पता किस किस को चलेगा कि स्पीड ज़्यादा? भाई एक जो आप ट्रेन मैनेजर हो आपको पता रहेगा, एक लोको पायलट को? हाँ, स्पीडोमीटर्स लगे रहते हैं। तो उसको कोई देखता है तुम दो के अलावा? देखते हैं। लोको में भी एक चिप लगी रहती है। अच्छा, तो वो चिप जब लोको पहुंच जाता है अपने शेड में, तो वो चिप निकाल के चेक की जाती है कि इसकी स्पीड कहाँ पे कितनी रही। तो सेक्शन अगर वो 60 की स्पीड का है तो 60 में ही चले होंगे, और उससे ज़्यादा गए होंगे तो फिर वो चेक होता है। अच्छा, वो चिप रहती है, इसका मतलब वो जीपीएस टाइप सिस्टम रहता है, चीज़ें उसमें होती है। और जो मान लो कि आप प्रयागराज से चले और आप दिल्ली आ रहे हो, तो बीच में बहुत सारे ऐसे स्टेशन हो गए जहाँ पे नहीं रुकना ट्रेन को, और कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे रुकना होता है। तो जिस स्टेशन पे नहीं रुकना, क्या तुम उस स्टेशन मास्टर के पास जीपीएस के थ्रू ही पता रहता है कि ये ट्रेन कहाँ पहुंच गई, या तुम अपना वोकी टोकी के थ्रू से बताते हो कि हम यहाँ हैं? नहीं, जैसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जब ट्रेन पास होती है, सपोज दैट कि फतेहपुर है, उसके बाद सपोज कानपुर है, तो फतेहपुर से ट्रेन निकलती है तो फतेहपुर स्टेशन मास्टर
कानपुर स्टेशन को बताता है कि ये ट्रेन मेरे यहाँ से पास हो गई है। अच्छा। वो नोट कराता है। तो फिर उसका नाम नोट हो जाता है और फिर उसे पता होता है कि ये ट्रेन आ रही है। तो और उनके पास सामने स्क्रीन लगी रहती है, उसमें उनको पूरा प्रॉपर दिखता रहता है कि वो ट्रेन कहाँ पहुंची, किस पिलर नंबर पे, किस किलोमीटर। अच्छा, ये पता चलता रहता है उसका एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेन की। क्योंकि जब हम पढ़ते थे ना हरियाणा में, तो मालगाड़ी जाती थी तो हम जैसे गुड़गांव कई बार आते थे, तो मालगाड़ी का जो ड्राइवर वगैरह होता था, जो पीछे गार्ड रहता था, उससे सेटिंग कर लेते थे। और हमारे लिए क्या होता था कि जो हमारा स्टेशन था, वैसे तो पटौदी और एक इंछापुरी स्टेशन था, लेकिन स्टेशन से गांव जाना बहुत दूर पड़ता था, हम बीच में धीरे करवाया करते थे। तो वो कहानी अब भी होती कि नहीं होती? अब उतनी नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं पे मोस्टली नहीं होती है। मैं ये नहीं कह सकता कि होती है। वो डिपेंड करता है कि कौन कितना रिस्क ले रहा है। और रिस्क लेते हैं, यदि वह पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। पकड़ेगा कौन भाई? ट्रेन की स्पीड धीरे होगी तो उसमें पकड़ेगा कौन? एक स्टेशन से जब दूसरे स्टेशन ट्रेन जाती है तो उसका टाइम डिसाइडेड होता है। आदमी कह दे जी सामने गाय जाती थी कि मैंने धीरे कर ली, तो बताओ क्या क्या है? ये इंसिडेंट्स तो बताए जाते हैं, लेकिन तो मुझे बता के नजर में आ गए तो मेरे पॉइंट पे लेके आ बात को। भाई एक ट्रेन है, ट्रेन में आगे एक ड्राइवर बैठा और पीछे एक ट्रेन मैनेजर है जी। इन दोनों की तो मिली भगत है ना स्पीड को करने की। जी। तो अगर मान लो 10-20 लड़के हैं जो पेपर देने जा रहे हैं जी। और उन्होंने गार्ड से सेटिंग कर ली कि भाई बीच में ट्रेन धीरे कर देना, तो सेटिंग तो हो सकती है ना, क्योंकि उस स्पीड को तो बहाना कोई भी बनाया जा सकता है कि भाई बीच में कोई जानवर आ गया इसलिए स्पीड धीरे हो गई। इस तरह से किया नहीं जाता है, ये लीगल नहीं है। लीगल नहीं है, लेकिन हो तो सकती है ना, सेटिंग करते तो ऐसे ही हो तुम लोग। इसमें मैं क्या बोलूं सर, ये तो नौकरी पे आ जाए। नहीं, मतलब ऐसे सेटिंग नहीं होती भाई। एक्सेप्ट कर लूंगा तो ये होगा कि ये करता होगा। नहीं ऐसे नहीं हम करते थे, हम जब जाते थे तो हम ऐसे कराया करते थे सेटिंग। ऐसा होता है सर, इसको काट देना, नहीं डालना सही नहीं, इसको दूसरे तरीके होता है, पर्सनल है ये, होता है। अच्छा, जब हम पढ़ते थे ना तो होता क्या था कि बीच में जैसे कुछ गांव आते थे, तो जैसे मान लो कोई, मेरे को याद है कि हम जब माता वैष्णो देवी जाया करते थे जम्मू, तो एक ट्रेन आती थी, पूजा करके नाम था उस ट्रेन का, पूजा एक्सप्रेस था। तो वो शायद राजस्थान में पीछे से आती थी। तो बीच में जहाँ गांव पड़ता था वहाँ वो रोकता था ड्राइवर 10-20 सेकंड के लिए और लस्सी वस्सी लेता था, चीजें करता था। तो ऐसे काम तो करते थे ट्रेन वाले। अच्छा, मुझे एक चीज बता कि जब तुम ट्रेन चलाते हो तो जैसे अभी पीछे एक इंसिडेंट हुआ कि ट्रेन में अफवाह उड़ गई कि भाई आग लग गई ट्रेन में, जबकि उस ऐसा कोई था नहीं इंसिडेंट। तो ऐसे इंसिडेंट को रोकने के लिए क्या कोई कम्युनिकेशन होता है कि नहीं होता? दूसरा, क्या आज के समय में सारी ट्रेनें अब ऐसी हो रही कि मतलब गो थ्रू, यानी यहाँ से लेके शुरुआत से लेके एंड तक जाने की सुविधा है, या बीच में कट रहता है कि भाई क्रॉस नहीं कर सकते? और ऐसा होता है तो तुम लोगों को कैसे पता चलता है, और पता चलता है तो तुम क्या क्या कार्रवाई करते हो? एक्चुअली सर, फायर डिटेक्शन के लिए उसमें डिवाइसेस लगी रहती हैं। अच्छा, ट्रेनों में है? ट्रेनों में लगी रहती हैं, जो अभी लेटेस्ट ट्रेनें आ रही हैं उनमें। पुरानी जो ICF कोचेज होते थे उनमें AC बोगीज में तो रहता था, लेकिन नॉर्मल जो बोगीज होती थी उनमें नहीं होता था। तो अभी जो लेटेस्ट आ रही है उनमें फायर डिटेक्टिव डिवाइस लगी हुई है। और बेसिकली ट्रेन मैनेजर का काम ही यही है कि जब ट्रेन चलती रहे तो जैसे कर्व वगैरह आता है तो आप उसमें निकल करके देखिए। अच्छा। हाँ, और वॉकी टॉकी के थ्रू लोको पायलट से बात करते रहिए कि चलते रहिए, सब कुछ सही है। और ट्रेन में इतने सारे स्टाफ्स होते हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, ट्रेन में लगभग कितने स्टाफ होते होंगे? जैसे मान लो एक पैसेंजर ट्रेन है और मान लो 22 डब्बों की गाड़ी है, तो कितने स्टाफ होते होंगे? और स्टाफ में कौन कौन होता है? कोचिंग ट्रेन में जैसे कि सरकारी अगर बोला जाए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, तो वो देखा जाए तो अटेंडेंट और ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट्स और TT, ये 4-5 होते हैं। और बाकी जो होते हैं वो प्राइवेट एम्प्लॉयज होते हैं, जो पेंट्री कार वाले होते हैं। अच्छा। साफ सफाई वाले होते हैं। और ये पुलिस वाले जो RPF रहते हैं, GRP, RPF, ये सब होते हैं। ये सब भी रहते हैं। अच्छा, अगर मान लो कि मैं किसी डब्बे में और मुझे कांटेक्ट करना हो ट्रेन के ड्राइवर को, मान लो कोई इंसिडेंट हो गया और ट्रेन के ड्राइवर को कोई कांटेक्ट करना है, तो जैसे मेट्रो है, तो दिल्ली मेट्रो में देखा होगा तो एक स्विच है रेड कलर का, उसको दबाओ तो डायरेक्ट आपकी बात हो जाती है ड्राइवर से और आप उसको बता सकते हो कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है।
तो क्या भारतीय रेल में ऐसा कोई सिस्टम है? इमरजेंसी में तो चेन पुलिंग का बनाया गया है, जैसे कुछ नहीं, चेन पुलिंग में तो ये है कि वो रुक ही जाएगी। रुक जाएगी, रोकना ही है। पहला जो इमरजेंसी का बताया जाता है डिसीजन कि आपको ट्रेन तुरंत रोक देना है। अच्छा। कुछ भी अगर आपको पता चलता है ट्रेन रोक दीजिए, उसके बाद आपको जो भी प्रोसेस अपनाने हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताना कि हम जब छोटे थे तो मतलब मैं आज बचपन के सवाल पूछ रहा हूँ, रेल के मैंने बड़ी मतलब सवारी की है। तो हम जब छोटे थे तो ये देखा कर क्या करते थे कि तुम 1 रुपए का सिक्का अगर ट्रेन की पटरी पे रख दोगे तो वो 5 रुपए का हो जाता था। तो हमने बड़े काम किए, क्योंकि ऐसे मिलते नहीं थे, तो 5-5 पैसे के सिक्के हम करा करते थे काम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे कितने सिक्के रखने से ट्रेन की चाल पे फर्क पड़ता है या उसका बैलेंस बिगड़ जाता है? या कई बार कहते हैं ना, जैसे हम भी, मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, अब तो मैं बहुत शरीफ हूँ, उस समय हम पत्थर मारा करते थे पटरियों पे, क्योंकि वो चिंगारी उठा करती थी जब स्कूल से जाते थे। कई बार पत्थर भी रख देते थे पटरी पे। तो जो ट्रेन पलटने के इंसिडेंट होते हैं तो वो छोटे छोटे पत्थरों से होते हैं, कुछ बड़ा होता है उसमें? नहीं, छोटी पत्थर या फिर आप कॉइन्स या ऐसा कुछ रखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आप देखे होंगे जो पटरियां होती है बहुत चिकनी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, है ना। तो जैसे ही जब ट्रेन आती है तो उसमें वाइब्रेशन होता है, तो हर चीज अच्छा, गिर जाती है, नीचे सरक जाती है। और बेसिकली जब बड़ी चीजों को रखा जाता है तब खतरा होता है कि व्हील पे आएगी तो कुछ भी हो सकता है। आगे बम्पर लगे रहते होंगे, आपने देखा होगा इंजन में, तो कुछ बड़ी चीजें अगर आप रखते हैं तो वो इंजन जो होता है बम्पर से साइड फेंक देता है। जैसे कभी भी जानवर लड़ता है तो वो साइड चला जाता है। अच्छा, तो ट्रेन की उसमें बीच में नहीं आता, बहुत रेयर चांसेस हैं कि नीचे आ गया। लेकिन ये बम्पर वाला तो शायद वंदे भारत वगैरह में ही है या अब सारी ट्रेनों में है? आप इंजन के आगे देखेंगे लोगों में तो नीचे लोहे के बम्पर लगे रहते हैं। अच्छा, तो वो साइड कर देगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। अच्छा, तो मान लो कि जैसे पुराने टाइम पे होता था कि ट्रेन लूटा करते थे बीच में रोक के। अभी हाल फिलहाल में एक इंसिडेंट में सुन रहा था कि वंदे भारत पे पत्थरबाजी हुई है, बहुत बार हुई है। तो ऐसे टाइम पे तुम लोग क्या करते हो? ऐसे टाइम में ट्रेन मैनेजर का ही काम होता है। जैसे लोको पायलट ने आगे से देखा कि कोई पत्थर मार रहा है तो लोको पायलट तुरंत इन्फॉर्म करता है। उनका काम होता है वॉकी टॉकी से सिर्फ इन्फॉर्म करना, वो फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते लोको पायलट वगैरह। फोन होता भी है उनके पास के नहीं होता? होता है, लेकिन ऐसा प्रावधान है कि उनको स्विच ऑफ करके रखना है। स्विच ऑफ करके, हाँ, यदि चेक हो गया और फोन ऑन है, जैसे उनके एलाइज होते हैं, लोको इंस्पेक्टर होते हैं, वो चेक करते हैं। अच्छा, तो फोन करेंगे आपके नंबर पे, फोन ऑन मिल गया तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो उनका प्रावधान है कि फोन को ऑफ रखना है। आपको जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे इमरजेंसी है तो फोन ऑन कर सकते हैं। बहुत इमरजेंसी हो गई कि भाई ऐसा है तो फोन, कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है। अदरवाइज वॉकी टॉकी से पहला काम यही होगा कि ट्रेन मैनेजर को पीछे इन्फॉर्म करेंगे कि पत्थरबाजी हो रही है। तो उसके बाद ट्रेन मैनेजर बाहर तो निकलेगा नहीं, क्योंकि बाहर पत्थर मार रहा है, तो वो किसी तरह से देखेगा। किलोमीटर नंबर लिखे रहते हैं, आप देखे होंगे। अच्छा, हर एक पिलर्स पे लिखे रहते हैं। तो वो किलोमीटर नंबर देखेगा और तुरंत स्टेशन को इन्फॉर्म करेंगे, और उसके बाद आरपीएफ या जीआरपी जा करके वहाँ पे जांच करेगी कि कौन कर रहा है और रोकने का प्रयास करेगी। अच्छा, एक पुराने टाइम पे तो जितनी भी ट्रेनें थी उसमें सब पे पीछे वो एक्स लिखा रहता था ऐसे, उसका क्या मतलब रहता था? एक्स का मतलब सर लास्ट व्हीकल होता है। जैसे अच्छा, लास्ट डब्बा। हाँ, जैसे कि एक ट्रेन जा रही है, सपोज दैट वो बीच से ब्रेक हो गई ना, और आगे की ट्रेन, ऐसा तो नहीं होता। प्रोसेस क्या है कि नहीं होता है, बहुत बार अखबारों में आया है। ट्रेन ब्रेक होती है जब, तो ट्रेन ऑटोमेटिक रुक जाती है। उसकी वर्किंग जो है वो एयर पे है, प्रेशर पे है। अच्छा, जैसे आगे से जब प्रेशर बनता है तो ब्रेक्स रिलीज हो जाते हैं ना। ब्रेक्स जब रिलीज, आपने देखा होगा ट्रेन जब जुड़ती है तो नीचे से दो पाइप जुड़े रहते हैं। दो पाइप जुड़े रहते हैं। तो जब ट्रेन अलग होती है तो वो पाइप्स टूट जाते हैं, अलग हो जाता है। अच्छा, वो प्रेशर से रहता है। प्रेशर रिलीज हो जाता है तो ट्रेन अपने आप रुक जाएगी, चाहे आगे का पार्ट हो चाहे पीछे का पार्ट हो। लेकिन जैसे कभी कभी इमरजेंसी में कुछ ऐसी चीज घटना घटी कि मान लीजिए वो रुक गई और वो आगे चला गया, तो उसमें जब स्टेशन से वो क्रॉस करेगी या फिर कोई गेट बना है, जैसे आपने लेवल क्रॉसिंग गेट्स देखे होंगे, फाटक जिन्हें बोलते हैं, तो वहां पे भी एक आदमी बैठा रहता है, या फिर कोई रेलवे स्टाफ, अच्छा, वो उसको नोटिस करता है। कोई रेलवे स्टाफ बीच में काम कर रहा है, वो देखा है ना कि ट्रेन जा रही है और पीछे क्रॉस नहीं है, या फिर लास्ट व्हीकल का हम लोग एक बोर्ड लगाते हैं, एलवी जिसे बोलते हैं, तो वो नहीं लगा है, तो वो देखेगा और फिर वॉकी टॉकी से बात करने का प्रयास करेगा कि ये ट्रेन पूरी है या फिर अधूरी है। तो उसमें फिर
अच्छा, तो मतलब तुम लोगों के पास जो वोकी टोकी रहता है वो नियर बाई जितने भी स्पोर्ट आते होंगे, जैसे फाटक वाला आया या बीच में एक जो हरी झंडी दिखाता है स्टेशन क्रॉस होने के बाद, जो नहीं, तो स्टेशन मास्टर स्टेशन क्रॉस होने के बाद पॉइंट्समैन और स्टेशन मास्टर स्टेशन दोनों दिखाते हैं। स्टेशन बिल्डिंग के साइड स्टेशन मास्टर होते हैं और अदर साइड में पॉइंट्स। तो उन सबसे कम्युनिकेशन में तुम लोग रहते हो उस चीज में। अच्छा, मुझे एक चीज ये भी बताना कि अगर मान लो कि जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, अब वहां तो स्टेशन बहुत दूर दूरी पे होते हैं और लोगों को बीच में उतरना होता है और बहुत फिट फॉर लड़के होते हैं, चेन खींची और गोली गेट हो गए, उस समय क्या करते हो? उस समय पहला काम ये है कि देखिए नीचे उतर के कुछ इमरजेंसी तो नहीं है। ट्रेन मैनेजर और अच्छा, तुम ये चेक करते हो हर एक डब्बे में, या तुम्हें पता चल जाता है किस डब्बे से खींची गई है? कि जब चेन पुल होती है तो अगर रात है तो बाहर की जो डिब्बे की लाइट होती है वो जल जाती है। ओके, जिस डब्बे में खींची गई है हुआ है, तो उससे पता चल जाता है दूर से देखने में कि वहां पे हुआ है और प्रेशर रिलीज होने लगता है वहां पे उसी डब्बे का। दैट कि वो लाइट खराब हो गई, नहीं जली, तो आप वहां से जब गुजरेंगे तो प्रेशर रिलीज होने लगेगा, तो वहां के यात्री भी जान जाएंगे कि यहीं पे रिलीज हुआ है। और यदि कोई रेलवे स्टाफ अंदर है उसको भी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे एसीपी हटानी है, तो वो हटा देता है या फिर गार्ड का काम है जा करके उसको हटाने का। और ऐसे मान लो कोई लड़का आया, कोई आदमी और वो करके चला गया, तो फिर कार्रवाई किस पे होती है? कार्रवाई होती है कि 0 FIR की जाती है। गार्ड के पास जो ट्रेन मैनेजर होते हैं उनके पास FIR की एक बुक होती है। अच्छा। हाँ, तो उसमें वो अननेम्ड आदमी की एक 0 FIR करते हैं जिसमें किसी को उसमें बनाया नहीं जाता कि इसने किया, और यदि पकड़ जाता है तो उसके नाम से FIR लिखी जाती है और फिर कार्रवाई होती है, पेनाल्टी और फिर सजा भी हो सकती है। और मान लो ट्रेन में उस समय, अच्छा ये क्या कंपलसरी कि हर एक ट्रेन में आरपीएफ वाले रहेंगे जवान? ये कंपलसरी है, हर ट्रेन में फोर्स के कुछ लोग रहते हैं ताकि सेफ्टी। अच्छा, उनके थ्रू उनसे भी आप लोग वॉकी टॉकी के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं? जैसे होता क्या है कि सर जब ट्रेन चलती है, सपोज दैट कि प्रयागराज से चली, तो जो भी आरपीएफ या जीआरपी के व्यक्ति होंगे वो ट्रेन मैनेजर को आके अपना नाम और नंबर नोट कराते हैं। अच्छा, नाइस। कि मैं इस ड्यूटी पर हूँ, यदि कुछ इमरजेंसी होती है तो आप मुझसे संपर्क करें। एक तरह से अटेंडेंस देते हैं कि मैं दो व्यक्ति हम लोग लगे हुए। और आप ट्रेन मैनेजर हैं एक किस्म से। हम इस सारी कहानी से ये बात तो समझ गए कि ट्रेन मैनेजर जो होता है वो असली रेस्पॉन्सिबल आदमी है, इंचार्ज ऑफ, कुछ भी दिक्कत होगी तो उसी को पकड़ा जाएगा सबसे पहले। होता है तो जवाब ट्रेन मैनेजर से मांगा जाता है। अच्छा, अभी जो मैंने पीछे एक इंसिडेंट आपको बताया कि लोगों में अफवाह फैल गई कि भाई ट्रेन में आग लग गई और पीछे किसी ने देखा होगा और उसके बाद फिर लोग उतरे, चेन खींची, उतर रहे, तो उतर के दूसरी साइड से कोई ट्रेन आ रही और उसकी चपेट में आ गया। अभी 5-7 दिन पहले की घटना थी। तो उसमें तुम लोग अपनी तरफ से कौन सा ऐसा एफर्ट करते हो कि ऐसी चीज ना हो? ऐसा प्रैक्टिकल हो भी सकता है, मतलब प्रैक्टिकली क्या तुम इतने सक्षम हो कि वो उस चीज का पता तुरंत चल पाएगा जैसे कि नहीं? कि पहली चीज तो फायर डिटेक्शन वाली चीज डिवाइस होती है, यदि वो बचती है तो हम लोग को पता चल जाता है। अगर तुम्हें पता चल जाता है फिर क्या करते हो? 22 बोगी है, सपोज दैट 22 बोगी है और बीच में कुछ हुआ ऐसा, बोगी में अफवाह फैल गई, तो जब तक कोई बताएगा नहीं तब तक पीछे तो पता नहीं चलने वाला। कोई ट्रेन का ही व्यक्ति, स्टाफ यदि बता देता है या फिर कुछ ऐसा बाहर निकले, पीछे से ट्रेन मैनेजर झांके देखने के लिए कार में ट्रेन, और उन्हें दिखा कि भाई लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं, कूद रहे हैं या कुछ ऐसा, तो उसमें ट्रेन रोकने का काम हम लोग का होता है। पीछे भी ब्रेक दी जाती है। अच्छा, पीछे ब्रेक रहता है? ब्रेक होती है, इमरजेंसी ब्रेक होती है, तो उसको हम लोग लगाते हैं और ट्रेन को तुरंत खड़ी कर देते हैं। कुछ भी इमरजेंसी में ट्रेन को रोक देना है, खड़ी कर देना, उसके बाद आगे की कार्रवाई करना। अच्छा, जैसे अभी वंदे भारत वगैरह है ट्रेनें, इनमें तो बहुत अच्छा सिस्टम क्या हो गया कि एक तो हर एक ट्रेन में प्रॉपर अनाउंसमेंट हो जाती है ना, और दूसरी चीज क्या है कि हर एक ट्रेन में नंबर मेंशन होते हैं कि भाई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप इसको करो, ऐसे अगर एसी नहीं चल रहा इसको करो, इसको। तो लेकिन जो नॉर्मल ट्रेन है उनमें शायद ऐसी फैसिलिटी अभी स्टार्ट पूरी तरीके से तो नहीं हुई है। अच्छा, मेरा सवाल अब ये है कि अगर हम पैसेंजर की दृष्टि से देखें तो जो ये नई ट्रेनें आ रही हैं ये ज्यादा बेटर आ रही हैं, ज्यादा अच्छी फैसिलिटी देने लग रही है, समय के साथ टेक्नोलॉजी बेटर हो रही है। पुरानी चीजें जब तक एक्सपायर नहीं होती लोग नहीं हटाते, तो वैसे ही रेलवे को ये है कि ये चल रही है तो अब चल रही है। तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या तुम्हारे लिए नई ट्रेन जो चलाते हैं वो मुश्किल है चलानी, उसमें ज्यादा मतलब सिस्टम रहते हैं या ज्यादा चीजें फॉर्मेलिटी करनी पड़ती हैं, या पुराने वाली ठीक थी, उसी में मस्त मजा आ रहा था? क्या है कि सर हम लोगों की रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है। अच्छा। जैसे जब कुछ भी नई टेक्नोलॉजी जैसे आती है तो
तो आदमी सीखता है। तो हम लोगों की भी ट्रेनिंग कराई जाती है। तो हर 3 साल 6 साल में हर एक एम्प्लॉय की जैसे बनाई गई है कि 3 साल बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, 6 साल बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। तो उस तरह से जब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होता है 3 साल में, तो वो चीज़ें हम लोग को सिखाई जाती है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताना है, जैसे मान लो तुम कोई मालगाड़ी ली और तुमने नई दिल्ली से ली और तुम लेके चले गए चेन्नई, नहीं जा सकते। कारण ये है कि सर हम लोग की डिवीज़न डिसाइड होता है। जैसे कि प्रयागराज डिवीज़न मेरा है, हाँ। तो ये डिवीज़न मुगल सराय से लेकर आपका ये गाजियाबाद तक लगता है। ठीक, गाजियाबाद से अदर डिवीज़न शुरू हो जाता है। मतलब तुम्हारी ड्यूटी गाजियाबाद तक ही है? डिवीज़न, हाँ, जो अपना डिवीज़न है आप वहीं तक जा सकते हैं। और एक टाइम ड्यूरेशन होती है, जैसे कि 8 घंटे 10 घंटे। तो 8 घंटे में हमें इन्फॉर्म करना होता है कि मेरा समय पूरा हो गया, तो आगे 9 घंटे में 10 घंटे में चेंज करा दिया जाता है। और मान लो जैसे तुम्हारा डिवीज़न है और तुम गाजियाबाद आ गए, या मुगल सराय तक तुम्हारा डिवीज़न है मान लो, तो मुगल सराय गए और गाजियाबाद से मुगल सराय जाने में 8 घंटे हो गए, फिर गाजियाबाद से मुगल सराय जाने में 8। बेसिकली सर होता क्या है कि एक ही डिवीजन में कई गार्ड काम करते हैं। और उनका सेक्शन इतना बड़ा नहीं होता, छोटा होता। जैसे ये डिवीजन तो मेरा है कि मुगल सराय से गाजियाबाद, लेकिन हम लोगों की ट्रेन, मेरा कानपुर जैसे पोस्टिंग है, तो मैं कानपुर से यहाँ फिरोजाबाद तक ही आता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं यहीं पे ड्यूटी बदल जाती है और उधर मैं कानपुर से मुगल सराय तक जाता हूँ। और मान लो कभी लेट हो गए और मुगल सराय में जाके फंस गए, तो वहाँ रहने वहने का इंतजाम खुद से करना होता है? हम लोगों के लिए जो रनिंग स्टाफ होते हैं उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था दी जाती है, रहने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ फ्री होता है। वो साफ सुथरी बढ़िया रहती है कि हल्की रहती है? कहीं कहीं पे कुछ ज़्यादा कुछ कम रहती है। हाँ, लेकिन व्यवस्था रहती है। नाइस। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताना कि क्या तुम कभी जैसे ओवर टाइम हुआ किसी सिचुएशन में, तो क्या तुम्हें ओवर टाइम का पैसा मिलता है? ओवर टाइम का पैसा मिलता है। रेलवे हर एक चीज़ का पैसा देती है आपको। यदि आप ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉपर मिलेगा पैसा। और क्या तुम्हें कभी ऐसी भी कोई चीज़ होती है कि तुमने कोई बहुत बढ़िया काम किया या किसी ने किया हो और उसे इनाम मिला हो, ऐसा कुछ होता है? अभी मेरे फ्रेंड को मिला है, करण कुमार नाम है उसका। क्या किया उसने स्पेशल? उसने क्या किया था कि नीचे जो खराबी थी, जैसे आप कुछ खराबी है ट्रेन में, सपोज दैट उससे कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। जैसे आप अपनी गाड़ी कहीं चलने से पहले देखते हैं, तो हम लोग का काम भी है गाड़ी चलने से पहले चेक करना कि गाड़ी में कुछ खराबी तो नहीं है। तो और रास्ते में अगर कुछ चीज़ें नज़र में आती हैं कि हाँ ये आवाज़ आ रही है या कुछ धुआं कहीं से आ रहा है, तो हम लोग गाड़ी रोक करके चेक करेंगे। और यदि जैसे कुछ बड़ा पा जाते हैं कि इससे दुर्घटना हो सकती थी, हमने उस दुर्घटना को टाल दिया, तो उसमें फिर आपको अवार्ड मिलता है। अच्छा, रेलवे में तुम्हें इसके अलावा, सैलरी के अलावा छुट्टियां कितनी मिलती हैं और क्या क्या और फायदे होते हैं? सर हम लोगों को जैसे नॉर्मल हर एक सरकारी विभाग में LAP CL होती है, वैसे ही हम लोगों को भी मिलता है। और EL मिलती है तुम्हें? EL LAP को ही हम लोग बोलते हैं। अच्छा, LAP की फुल फॉर्म क्या हुई? लीव ऑन पे, लीव एवरेज पे है। अच्छा, लीव एवरेज पे। तो उसमें आपको जब आप एक छुट्टी लेते हैं तो आपका पैसा तो बनता है, मतलब छुट्टी मिली। कितनी मिलती है? LAP 15 छुट्टी होती है 6 महीने में। और कैजुअल वैसे 30 मिलती है पूरे साल की। और कैजुअल लीव CL? कैजुअल होती है 10 6 महीने में, और वैसे पूरे साल की 20 होती है। 20 होती है। तो LAP आप लोग शायद जोड़ते होंगे? LAP जैसे EL LAP हम लोग बचा के रखते हैं। जैसे साल की 30 हो गई तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं बचा के रखें। तो जब ड्यूटी पीरियड बताते हैं कि 300 अगर LAP आप बचाते हैं, एग्जैक्टली उसका जब रिटायरमेंट पे आते हो तब, क्योंकि 300 से ज़्यादा, EL ही बोलते हैं, 300 से ज़्यादा अगर छुट्टियां तो वो लैप्स हो जाती थी। नहीं, उसको आप बेच भी सकते हैं। बेच मतलब अच्छा, किसी दोस्त को? नहीं बेच सकते हैं का मतलब रेलवे जो है उस चीज़ का आपको पैसा दे देगी। रेलवे जैसे पैसा देती है उस चीज़ का। जैसे 10 छुट्टी एक्स्ट्रा है, 300 से ज़्यादा है, तो आप पहले ही बेच सकते हैं उसको रेलवे में। ऐसा है। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो ऐसा है कि जैसे आपको जो EL मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने EL बोलते हैं, तो EL को जोड़ते हैं तो उसमें 300 EL रहती है बस। 300 EL से ज्यादा अगर मान लो 350 EL भी जोड़ दी तो रिटायरमेंट पे आपको 300 EL की बराबर सैलरी मिलेगी। सपोज दैट कि आपके पास अभी 100 LAP है, ठीक है, आपको पता है कि अभी मेरी वर्किंग काफ़ी टाइम है, काफ़ी साल मुझे अभी काम करना है, तो आप अभी 30 करके हर साल जुड़नी है, तो 300 आपको लास्ट में रखनी है रिटायरमेंट के टाइम में। तो आपको पता है कि अगर मैं अभी 10 बेच सकता हूँ और आगे चल के मेरी 300 हो जाएगी, बच जाएगी, तो आप 10 भी बेच सकते हैं, 20 भी बेच सकते हैं।
और पूरे ड्यूटी पीरियड में जब तक रिटायर में 4 बार ऐसा किया जा सकता है। अभी आपकी टोटल सैलरी, ग्रोस सैलरी कितनी बनती है इस समय? ग्रॉस सैलरी सर रनिंग स्टाफ की जो होती है वो जैसे आपकी ट्रेन मैनेजर की होती रहती है। जैसे आपकी क्या बनती है? हाँ, मेरी सैलरी अभी 90,000 से 1 लाख तक बनती है। तो ऊपर नीचे क्यों होती रहती है? ऊपर नीचे इसलिए होती है कि जैसे जो हम लोग ट्रेन में वर्क करते हैं तो किलोमीटर के अकॉर्डिंग माइलेज मिलता है। तो जैसे 1 किलोमीटर का 4.7। इस बात को समझा यार, ये तो नई चीज़ है, मुझे भी नहीं पता। 1 किलोमीटर जब हम लोग चलते हैं तो 4.7 रुपीज़ मिलते हैं। अच्छा, तुम्हारी सैलरी फिक्स नहीं है? सैलरी जैसे एक आपका बेसिक, डीए, टीए और एचआरए ये सब फिक्स है। उसके अलावा जब हम लोग सपोज दैट कि 5,000 किलोमीटर चल लेते हैं तो उसका बनता है पैसा। तो इस तरह से जोड़ करके हम लोग की सैलरी 80-90 हज़ार के करीब पहुंच जाती है और ऊपर नीचे होती रहती है। तो तुम तो हमेशा ही चाहोगे ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा होता कि ज़्यादा डिस्टेंस चले, ज़्यादा पैसे आए। होता है सर, लेकिन ये डिसाइडेड नहीं होता कि ट्रेन कहाँ कैसे जाएगी। तो अब जैसे कुछ इमरजेंसी होती है तो ट्रेन खड़ी हो जाती है, फिर आगे बढ़ ही नहीं पाती। तो उसमें सैलरी वो एक्स्ट्रा नहीं बनती? बनते नहीं है। यानी अगर मान लो ट्रेन आज की ड्यूटी थी और आज की ड्यूटी में ट्रेन खराब हो गई बीच में, तो उसमें कोई पैसा एक्स्ट्रा ऐसा है कि सर जैसे एक स्टेशन से आप दूसरे स्टेशन भी जाते हैं, सपोज दैट आप 10 किलोमीटर भी लेकर गए तो आपको 120 किलोमीटर मिलने हैं। बेसिक। हाँ, एक बार आपने ड्यूटी ऑन कर दिया तो आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ही जा पाए और आपका 8 घंटा पूरा हो गया तो आपको वहीं चेंज करा दिया जाएगा और आपको 120 किलोमीटर मिलेंगे। अच्छा, ये बता के गौरव भाई, तुझे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा नौकरी करके? सर मुझे मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे होम पोस्टिंग मिल गई है। कानपुर मेरा पोस्टिंग है और घर जो है प्रयागराज है। तो ज़्यादा दूरी नहीं है, 200 किलोमीटर है। तो 2-3 घंटे में मैं घर पहुंच जाता हूँ और आने वाले समय में ये कुंभ के बाद मुझे घर पोस्टिंग मिल जाएगी। तो घर से आना जाना हो जाएगा। कुंभ के टाइम पे तो बहुत भीड़ होगी ट्रेनों में? महाकुंभ के टाइम में बहुत सारी भीड़ है, बहुत लोग आ रहे हैं और हम लोग को अच्छा भी लग रहा है कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। और रेलवे में रह करके ये अनुभूति हुई कि रेलवे और जो पुलिस वाले हैं उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है पब्लिक से और पब्लिक के प्रति हम लोग लगे हुए हैं और इस आयोजन को सफल बनाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं सुन रहा था, अभी मैं भी कुंभ गया था तब उसमें बता रहे थे मुझे जो स्टूडेंट हैं जो रेलवे में लगे हुए, कह रहे थे कि सर लगभग हर 4 से 5 मिनट में प्रयागराज से एक ट्रेन निकल जाती है। मैं भी ले गया था महाकुंभ स्पेशल 2-3 बार। अच्छा, महाकुंभ स्पेशल ट्रेन है? स्पेशल ट्रेन, जैसे अब हम लोग अभी मालगाड़ी में हैं लेकिन हम लोग को स्पेशल ट्रेन दे दी जाती है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताना कि तुम्हारा तो ट्रेन में किराया कहीं, मान लो जैसे आप इस डिवीजन में काम कर रहे हो, कानपुर वाले डिवीजन में, और आपको चेन्नई घूमने जाना है तो ट्रेन से फ्री है या उसमें चार्जेज है? नहीं, हम लोग को पास मिलता है। और जैसे उसको एक्सप्लेन करना, जैसे कि कुछ पीटीओ दिए जाते हैं। पीटीओ मतलब होता है याद नहीं आ रहा, ट्रेवल अलाउंसेस का कुछ ऐसा होता है। पीटीओ मतलब एक तरह की टिकट आप ले सकते हैं डिस्काउंट में। तो फुल फॉर्म मैं भूल गया याद था, ध्यान नहीं आ रहा अभी, काट देना यार वो कोई इशू नहीं हो। तो जो है पीटीओ मिलते हैं 4 अभी और पास मिलता है फैमिली के लिए। तो जैसे पीटीओ में क्या होता है कि 1/3 का डिस्काउंट मिलता है। अच्छा। मतलब 1/3 आपको सिर्फ पे करना है। सपोज दैट कि 1800 रुपए की टिकट है तो आपको 600 रुपए ही पे करने हैं। तो और ये साल में कितने मिलते हैं? सेकंड एसी के तो अभी हम लोग को 4 पीटीओ मिलते हैं साल के, और एक पास मिलता है। पास का सेंस क्या होता है, सपोज दैट कि आप कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक का एक पास आपने निकलवा लिया, ठीक है, और उसमें 4 या 5 ब्रेक जर्नी दी जाती है ना। तो आप जम्मू कश्मीर से चढ़े और बीच में आपके दिल्ली पड़ा, बीच में आपके मुंबई पड़ा और बीच में आपके सपोज कोई भी स्टेट पड़ता है, आप वहाँ रुकना चाहते हैं 4 दिन 5 दिन, तो आप वहाँ पहले घूमिए, फिर वहाँ से आपकी जो ट्रेन है तो मतलब वो आपको सेकंड एसी का फ्री मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बता कि जैसे आपको पास मिला साल में एक बार, उस पास से मैं घूमूं तो रेलवे को कैसे पता चलेगा? होता क्या है सर, जैसे मेरे नाम से पास रहेगा, मैं ड्यूटी करता हूँ। अच्छा, मेरे ऊपर डिपेंडेंट जैसे मेरी फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो उनका नाम भी वहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा। तो उसमें मेंशन रहता है, टीटी आता है तो वो चेक करता है। टीटी चेक करता है। अच्छा, मुझे एक बात ये बता गौरव भाई कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस जोन में आती है?
सबसे ज़्यादा एवरेज तौर पे? सर वैकेंसी तो जोन वाइज अलग अलग हमेशा आती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस बार इस जोन में ज़्यादा आ जाएगी, इस जोन में कम आएगी। जोन जितना बड़ा होगा, जितना रेलवे की लाइंस होंगी, जितना रेलवे ट्रेन्स उसमें चल रही होंगी जोन में, उतनी वैकेंसीज आएंगी। लेकिन मुझे एक कारण बताना कि जैसे हमारे हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, यहाँ रेलवे में बच्चा बहुत कम अप्लाई करता है और बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं यूपी की, बिहार की, तो यहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा रेलवे में जॉब अप्लाई करते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक रीजन है जो आप बता पाए मुझे? ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आरआरबी अजमेर की जो कट ऑफ जाती है वो सबसे ज्यादा जाती है। आरआरबी अजमेर और प्रयागराज, इलाहाबाद जो है उसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान और हरियाणा के जागरूक नहीं है या फिर रेलवे के प्रति उनका वो नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी क्या? नंबर ऑफ वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू मतलब रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू हरियाणा में कौन कौन सा जोन पड़ता है या कोई है ही नहीं रेलवे का? ऐसे नहीं समझ पाएंगे, बता नहीं सकते। चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़ में नहीं आता है, एनआर में आता है। होता क्या है सर, जैसे आरआरबी इलाहाबाद एनआर और एनसीआर को कवर करता है जोन। एनसीआर को कौन सा कवर करता है? आरआरबी इलाहाबाद, मैं एनसीआर में हूँ इस समय। अच्छा, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ठीक है। एनसीआर, ये एनसीआर अलग है दिल्ली वाला। और दिल्ली कौन से जोन में आता है? दिल्ली एनआर में आता है, दिल्ली आरआरबी इलाहाबाद के तहत। ओके। अच्छा, एक चीज मुझे बताना कि जैसे बहुत सारे बच्चे डेडिकेटेड होते हैं एसएससी की तरफ, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि, और एसएससी पे हो क्या रहा है कि ओवर बर्डन हो गया, बहुत सारे बच्चे एसएससी की तरफ ओवर मोटिवेटेड हो गए हैं, और उसके कई सारे कारण हैं। एक तो क्या है कि बच्चों को 8 से 9 महीने में सिलेक्शन मिल जाता है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एसएससी के बारे में जागरूकता बहुत ज़्यादा हो गई बच्चों के बीच में, है ना? तो आप क्या कहना चाहोगे कि रेलवे के कंपैरिजन में, एसएससी के कंपैरिजन में रेलवे में बच्चे को कैसे चॉइस डिसाइड करनी चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको अपना सिलेबस देखना है। जो भी एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी है, रेलवे है, इनके सिलेबस 80 to 90% मैच करते हैं। तो आपको ये देखना है कि मैं कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, उसका सिलेबस क्या है। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि रेलवे का भी सिलेबस सेम है, तो आप रेलवे के लिए अप्लाई करिए। फिर दूसरे एग्ज़ाम्स जो हैं उनका भी आप देखिए कि सिलेबस सेम है, तो आप उस पर अप्लाई करिए। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि सर एसएससी जो है ऑल ओवर इंडिया का है, और इसमें आप कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही पोस्ट मिलती है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिलती है किसी स्टेट में या किसी डिस्ट्रिक्ट में। और रेलवे का क्या है बेनिफिट कि सर इसमें आरआरबी जोन्स डिवाइडेड हैं ऑलरेडी, तो आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें प्रेफरेंस पहले से ही पता रहेगा कि आप किस में भर रहे हैं। हाँ, और उसमें आपको पहले ही पता है कि आरआरबी इलाहाबाद में कितनी पोस्ट बची हैं और कितनी की रिक्वायरमेंट आई हुई है, और अजमेर में कितनी रिक्वायरमेंट आई है। यदि आप राजस्थान के हैं तो आपको अजमेर भरना चाहिए, यदि आप कानपुर इलाहाबाद के हैं तो आपको आरआरबी इलाहाबाद भरनी चाहिए। और अगर आप हरियाणा के हैं, हरियाणा के हैं तो आप हरियाणा अपने नियर बाई की जो आरआरबी पता करिए, अपने रेलवे स्टेशन जाइए, उनसे बात करिए, तो वो आपको सारी चीज़ें डिसाइड करके बता देंगे कि आप किस जोन के तहत हैं, आप किस डिवीज़न के तहत हैं। अच्छा, तैयारी करते वक्त कोई स्ट्रेटजी जो आप बताना चाहें? सर तैयारी करते वक्त तो मैं यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस ही सब चीज़ का सोल्यूशन है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आप रेगुलरली कितना पढ़ रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्टेड कितना है, ये भी मैटर करता है। आजकल तो बहुत सारे सर डिस्ट्रैक्शन है, तो उस डिस्ट्रैक्शन को मैं हटाने के लिए एक फॉर्मूला अपनाया था, वो बताना चाहूँगा। होता ये था कि जैसे आप मोबाइल चलाने लगे, आप रील्स में व्यस्त हो गए, तो आपका 2 घंटा 4 घंटा कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं क्या करता था सर, जैसे 12 से 6 रात को सोना है, तो ये सोने का टाइम डिसाइड था। सुबह 6 बजे उठते थे, तो 6 बजे से शुरू होता था पीरियड, तो हर 1 घंटे पे मेरा एक अलार्म बजता था। अच्छा। हाँ, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ऐसे करके रात के 12 बजे तक के। अच्छा। हाँ, तो उससे क्या होता था, सपोज कि अब मैं खाना खाने बैठा और मैं बात करने लगा किसी से, और 7, साढ़े 7 बज रहे हैं, अब 8 बजे यानी आधे घंटे में वो अलार्म बज जाएगा, और मुझे याद आ जाएगा यार पढ़ना था, मैं क्यों यहाँ टाइम खराब कर रहा हूँ। तो मैं उस बात को जल्दी से खत्म करके और किताब में लग जाऊंगा। तो वो मुझे एक तरह से मोटिवेट करता था। अलार्मिंग सिचुएशन अच्छी है, अलार्म मुझे बताता था कि अरे यार पढ़ाई कर, कहाँ बैठा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। तो नाइस, ये चीज़ थी।
अच्छा, अभी आप जो वीडियो बनाते हो तो इतना टाइम मिलता है जॉब के बाद कि आप ये काम कर लेते हो? सर जैसे क्या होता है कि हर एक इंसान को अपनी जॉब किसी को पसंद होती है, किसी को नहीं पसंद होती है। पहली चीज, जैसे एक आईएएस भी है, वो भी कुछ दिन वर्क करता है, कहता है यार मैं गलत बोर हो जॉब गया। में आ गया, मुझे ये होता, मैं बना होता तो आज मुझे टाइम मिलता टाइम फैमिली मिलता। के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। तो रेलवे की जो भी जॉब्स हैं वो एक तरह से ये भी बोलेंगे कि बहुत कठिन भी हैं, और जो उस चीज़ में सरवाइव कर गया उसके लिए वो बहुत इजी भी हैं। अच्छा, कठिन तो किस मायने में? कठिन सर, जैसे कि अब हम लोग ट्रेन मैनेजर हैं, तो हम लोगों का काम रनिंग का है, मतलब ट्रेन में रनिंग ड्यूटी है। तो एक बार घर से निकलते हैं तो दूसरे तीसरे दिन घर पहुंचते हैं। अच्छा, ऐसा कि रहता है। इलाहाबाद से निकले तो कानपुर गए, 8 घंटे 10 घंटे लगा, वहाँ पे हमने स्टे किया। फिर 10 घंटे बाद हम लोग को दूसरी ट्रेन मिलती है, तो हम लोग कानपुर से घर जाते हैं। तो दूसरे दिन हम लोग पहुँचते हैं, या हो सकता है सेम डे पहुँच जाएं। तो इस मायने में कठिन है। दूसरा क्या है कि सपोज दैट कि बहुत ठंडी है तो भी आपको निकलना है, बारिश है तो भी आपको निकलना है, तूफान आ रहा है तो भी आपको निकलना है। तो ऑफिस जॉब जो होती है वो आप इजीली बैठे हुए हैं, आपको बाहर का मौसम नहीं प्रभावित कर रहा है। लेकिन यदि आप रनिंग ड्यूटी में हैं तो आपको मौसम प्रभावित करेगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा कठिनाई होती है। यार एक चीज मेरे सवाल अभी मन में आया, जैसे फ्लाइट का कैप्टन वो होता है, पायलट होता है, ऐसे जैसे ट्रेन में आप लोग मैनेजर हो, तो आप लोगों अगर थोड़े भी लेट हो गए ट्रैफिक की वजह से तो आपकी तो ट्रेन ही लेट हो जाएगी। हाँ। तो कितना घंटे पहले बुलाती है रेलवे आपको? हम लोगों को जैसे ड्यूटी, पहले तो आपको मैं मालगाड़ी का बताता हूँ। होता क्या है कि जैसे आपका टाइम रात को 12 बजे अवेलेबल हो रहे हैं आप। हाँ। जैसे आप पहले आए थे ड्यूटी करके 16 घंटे पहले, 16 घंटे का बीच गैप देता है, और रात के 12 बजे आप अवेलेबल हो रहे हैं, 16 घंटे आपके कंप्लीट हो गए। तो आपको नंबरिंग चलती है, ऐप है हम लोग का चालक दल का, तो उसमें ऐप में पता चलता रहता है कि आप 10 नंबर में है, 12 नंबर में। तो जैसे ही जब 5 या 4 नंबर पे आता है तो आप देख सकते हैं, और फिर उसके बाद ही आपके ड्यूटी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो आपको 3 घंटे पहले, 2.5 घंटे पहले हर जगह, हर एक स्टेशन जैसे से डिसाइडेड अलग अलग है लॉबी का, कि जैसे कोई लॉबी कहीं अदर साइड बनी हुई है, मतलब जहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है थोड़ा, तो वहाँ पे 3 घंटे पहले कॉल करते हैं। और कोई लॉबी जो है वो सिटी में बनी है तो वहाँ 2 घंटे पहले, मिनिमम 2 घंटे। अच्छा, 2 घंटे मिल 2 घंटे पहले बताया जाता है कि आपको इस जगह जाना है, इस ट्रेन से। अच्छा, ये बताना कि YouTube पे जो आप बच्चों को कोचिंग ट्रेन का सर ऐसा होता है कि 1 साल का पूरा लिंक डिसाइडेड रहता है। मतलब लिंक मतलब एक लिस्ट मिल जाती है आपको, जैसे हम ट्रेन मैनेजर हैं तो हमें 1 साल का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा कि आपको इस डेट पे ये वाली शताब्दी ले जानी है, ये वाली राजधानी ले जानी है, या फिर प्रयागराज एक्सप्रेस ले जानी है, या संपर्क क्रांति ले जानी है। अच्छा, ऐसा भी हो जाता है कि ड्यूटी में तुम एक दूसरे दोस्त के साथ एडजस्ट कर लो, यार तू मेरी जगह चला जा, मैं होता है सर, ऐसा होता है। जैसे कि कुछ इमरजेंसी है, पारिवारिक समस्या है, तो लॉबी में बात करके इन्फॉर्म कर दीजिए कि आज मेरी ट्रेन ये लेकर के जाएंगे और मैं जो है बाद में जाऊंगा, तो वो मैनेज हो जाता है आपस में। अच्छा, एक चीज़ का तूने जवाब नहीं दिया, मैंने पूछा था कि आप लोग अभी भी बच्चों को मोटिवेट करते हो, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाते हो जी, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है सर? और उससे कमाई कितनी की होती है यूट्यूब से, ये भी बताना। सर इससे यूट्यूब की कमाई तो आपसे बेटर कौन जानेगा। नहीं, तुम्हारी कितनी होती है पहले वो बताओ। बाकी मैं इंस्टाग्राम में मोटिवेट करता हूँ। एक्चुअली सर ड्यूटी इतनी हार्ड थी तो ये हुआ कि कुछ तो आपको रीजन चाहिए जो एंटरटेन करता रहे, जेन्युइन पॉइंट। तो मैं ये देखा कि सर रील तो देखने का काम सब कर रहे हैं, दिखाने का काम 1% लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगा मैं देखने वाले में क्यों रहूं, मैं दिखाने वाले में बनता हूं। जैसे कि जनता तो नीचे बैठती है, स्टेज पर जो बैठते हैं टीचर होता है, जो भी मोटिवेटर हुआ, तो मुझे लगा मैं जनता क्यों बनूं, मैं स्टेज पे क्यों ना बैठूं। तो मुझे लगा, मैं वही ट्रेनिंग में गया था तो मेरा इंटरेस्ट भी था। मैं नया मोबाइल उस टाइम खरीदा था, तो उस टाइम से मैं शुरू किया बनाना। और होता क्या था सर, जब आप पढ़ाई कर रहे होते थे तो यही सब देख करके मोटिवेट होते थे कि जो है जब आपके अंदर फायर की कमी हो तो लगे कि यार हो नहीं रहा सिलेक्शन, तो आप जब एक वीडियो देख लेते थे किसी न किसी चीज के थ्रू आपको मोटिवेशन चाहिए, उससे आपके अंदर फायर लगती थी, तो आप 2 घंटे के बजाय 5 घंटे पढ़ लेते थे। तो वो फायर मैं चाहता हूँ कि लोगों के अंदर रहे, और बिना फायर के तो कोई भी काम नहीं किया जा सकता। एक लक्ष्य तो चाहिए ही, लक्ष्य तो चाहिए जेन्युइन, तो और ऐसा हो कि वो एंटरटेनिंग लक्ष्य हो, नहीं तो रोज वही ट्रेन में आ रहे हैं तो और हम लोग का क्या है कि सर हम लोग की ड्यूटी हार्ड है, तो जैसे कुछ एक इंटरेस्ट मिल गया, मुझे अच्छा लगने लगा, मैंने उसमें अपना टाइम देना शुरू किया,
तो मेरी ड्यूटी भी हो जाती है, जैसे मैं समय भी दे लेता हूँ साइड में, और जब मिलता है ड्यूटी के अलावा। अच्छा, इतने सालों की अब तेरी सर्विस हो गई सर, तो 2 साल हुए, 2 ज़्यादा हुए। साल नहीं तो हुए। कोई एक ऐसा इंसिडेंट बता, किसी एक दिन जिस दिन तुझे वो आज भी याद हो, वो दिन जो ये तेरी सर्विस के दौरान, और तुझे लगा कि यार आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, या आज मुझे सीखने को बहुत कुछ अच्छा मिला। जैसे मैं अपनी लाइफ में बताता हूँ, तो मैं पढ़ाता था जिस समय ऑफलाइन पे, तो मैं अपने आप को ये सोचता था कि भाई जिसको समझ नहीं आ रहा मैं उसको धमका देता, भाई ढक्कन आराम से पढ़ ले, ऐसे करता रहता। तो एक दिन क्या हुआ, एक रात को एक बच्चे का फ़ोन आया और उस बच्चे ने मुझे रोते हुए कहा कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा कौन? कह रहा मैं वही आपका ढक्कन जिसे आप रोज़ धमकाते थे। तो वो दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल हो गया कि यार जिस बच्चे को मैं समझता था कि इसका कभी सिलेक्शन नहीं होगा और ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, तो मेरी लाइफ में हमेशा वो दिन याद रहता है मुझे बार बार कि आदमी गलत कभी भी हो सकता है और उसकी गलती का एहसास बहुत दिन बाद होता है। तेरी लाइफ में ऐसा कोई दिन आया हो इस वर्किंग के दौरान? सर, ऐसा होता है कि जब आप स्टेशन पे जाते हैं, जैसे हम लोग रेडी हुए ड्यूटी के लिए और स्टेशन पर गए, तो स्टेशन पर जाइए तो जो भी पैसेंजर्स होते हैं उनके कुछ ना कुछ डाउट्स होते हैं कि ये ट्रेन कब आएगी और मुझे यहाँ जाना है तो मैं किस प्लेटफॉर्म पे जाऊँ, या किसी वजह से उसको कुछ हेल्प चाहिए। तो आप जब स्टेशन से गुजरते हैं तो ऐसे लोग मिलते हैं और आप यूनिफॉर्म अच्छा, कभी कोई सेलिब्रिटी मिला सेलिब्रिटी या तो कोई अभी बड़ा नहीं। नेता? वैसे तो नहीं मिला, लेकिन पहले मैं मिल चुका हूँ काफ़ी लोगों से। अच्छा। तो ऐसे ड्यूटी के दौरान तो अभी नहीं मुलाकात हुई। तो आप जब स्टेशन से गुजरते हैं तो वो लोग मिलते हैं, तो आप जब उनकी हेल्प करते हैं हाँ, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप सही जगह पे आए हैं और पब्लिक से इंटरेक्शन भी है, और आपको अच्छा लगेगा कि रेलवे के लिए आप सेवा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, महाकुंभ में सेवा करने का मौका मिला तो यही लगा कि बहुत अच्छा हाँ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा और भाई को, इस गौरव भाई को सुना। आपको बहुत सारी चीज़ों के सवालों के जवाब भी मिले होंगे और आपको एक चीज़ ये भी सीखने को मिली होगी कि कई बार क्या होता है कि हम किसी कंपटीशन में इतना आगे भाग चुके होते हैं कि हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें पीछे कहीं मुड़ना था, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप केवल और केवल एसएससी की दौड़ में ही चलते रहें या यूपीएससी की दौड़ में ही भागते रहें और पिछले 6 साल से आप यूपीएससी की तैयारी करे जा रहे हैं। बेटर तरीका ये था कि पीछे कोई मोड़ आया था रेलवे नाम का ना, उस मोड़ पे मुड़ जाना था और वहाँ पे सिलेक्शन ले लेना था। बीच में कोई मोड़ आया था एसएससी नाम का, उस मोड़ पे मुड़ लेना था, सिलेक्शन ले लेना था। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपका जो भी टारगेट है आप वो रखिए, लेकिन साइड बाय साइड जितनी ये छोटी छोटी और भी अपॉर्चुनिटी आती हैं, ये छोटी ज़रूर आपको दिखती हैं लेकिन ये होती बहुत बड़ी हैं। क्योंकि देखो, मनपसंद नौकरी मिलना बहुत बड़ी चीज़ है, मनपसंद जगह पोस्टिंग मिलना ये उससे भी बड़ी चीज़ है। तो बेटर है कि अपने आप को एक स्टेज पे ले आएँ जहाँ मजबूत खड़े हो पाएँ और उससे आगे की लड़ाई लड़ पाएँ। तो नमस्कार, धन्यवाद मेरे बच्चे।